हेलो एवरीबॉडी। इस एपिसोड में जियान एक बार फिर से जाने वाला है घोस्ट वर्ल्ड में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके मास्टर के ऊपर आ चुका है बहुत बड़ा खतरा। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि घोस्ट वर्ल्ड में ही मौजूद है वो एंट्रेंस जो कि अंडरवर्ल्ड को लेके जाता है, जहाँ शाओक्लैन के एंसेस्टर्स गहरी नींद में सो रहे हैं और इविल रेस की नजरें पड़ गई हैं उनके ऊपर। पूरा मैटर क्या है चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। और जो चैनल पे नए आ रहे हैं कुछ ही दिनों में उनके लिए चैनल पर रिकैप्स आने वाली हैं। जैसे भले इस आर्क से पहले की चीजों को आपने देखा ना हो तब भी आप रिकैप वीडियोस के थ्रू स्टोरी को शॉर्ट में जान सकते हो। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है घोस्ट वर्ल्ड के बॉर्डर से। ये वही प्लेनर क्रैक्स होते हैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस ने बाकी की 6 दुनियाओं से कनेक्ट करने वाले वर्म होल्स को ऑक्यूपाई कर रखा होता है। फैली होती वो डेंस ब्लैक एनर्जी। इस डार्कनेस में एक गहरी घोंसली चमक थी। वो रोशनी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग होती है। इसमें भरी होती वो एंडलेस इविल पावर जिसे महसूस करके अच्छे अच्छों की रूहें कांप जाएं। यहाँ का डिस्टॉर्टेड स्पेस और टाइम पूरे घोस्ट वर्ल्ड को सील कर देता है। अब ये घोस्ट वर्ल्ड एक आइसोलेटेड डोमेन बन चुका था। यहाँ ना कोई फ्रीली आ सकता है ना ही जा सकता है। इवन बाकी के रियम्स के वो ग्रेट एक्सपर्ट्स भी घोस्ट वर्ल्ड के अंदर की सिचुएशन को समझ नहीं सकते। इसी आइसोलेशन की वजह से घोस्ट वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में किसी को पता नहीं होता है। हम ध्यान देते हैं इस दुनिया के बड़े बड़े शहरों के ऊपर और वो टेरिटरीज जो कि बिल्कुल खाली होती हैं। एक टाइम पे यहाँ पे घोस्ट और ह्यूमंस को एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ की नेटिव घोस्ट पॉपुलेशन बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो गई होती है। पूरा रियल में एक ठुकराई हुई दुनिया लगता है। यहाँ फैली होती है वो घनी डार्क एनर्जी और वो रुका हुआ काला पानी। यहाँ पे इवन टाइम का कॉन्सेप्ट भी बहुत स्लो लग रहा था, जैसे उस अनंत रात ने उसे डिस्टॉर्ट कर दिया हो। लेकिन तभी युद्ध बंद नहीं होते। सोलिटर डोमेन, लिसोल डोमेन और भी हजारों डोमेन्स युद्ध की आग में झुलस चुके थे। घोस्ट रियम के आसपास जो प्लेनर क्रैक्स थे अभी वहाँ पे इविल क्रीचर्स की भारी तादाद इकट्ठी हुई होती है। वो कंडेंस इविल एनर्जी से बने हुए डार्क टेंट्स जो कि स्पेस के क्रैक्स को घेर के रखते हैं, ये लगातार रिलीज कर रहे होते हैं उस इविल ऑरे को, जिससे वो स्पेशल पैसेज बंद नहीं होता और भी इविल बींग्स आते रहते हैं। इन कैंप्स के बीच में कई फिगर्स मूव कर रहे थे। बस नोटिस करने वाली बात यह थी कि सारे के सारे बीच में खड़े फिगर की तरफ गहरी रिस्पेक्ट शो करते हैं। हमें सुनाई देती किसी की आवाज जो कहता है, किंग हमारे जासूसों की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का एक पावर हाउस हमारे इविल रियम बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए? अभी वो लीडिंग फिगर शांत था। उसके वो गहरी काले रंग की आंखें जिनमें सफोकेटिंग किलिंग इंटेंट भरा था, वहीं पे उसके कपड़े किसी मॉन्क की तरह लगते हैं। वो बोलता है, लॉर्ड हेरेटिक गॉड का प्लान हमें उसे किसी भी तरीके से खराब नहीं होने देना है। इस जानकारी को तुरंत ही रिपोर्ट करो। जल्दी ये घोस्ट रीजन हमारी टेरिटरी बन जाएगा। ये हमारे गेट थाउजेंड वर्ल्ड के कॉन्क्वेस्ट का पहला बैटलफील्ड होगा। साइलेंस वापस आया था, लेकिन हमारा ध्यान बना रहता है उस बंदे के ऊपर। इस व्यक्ति की आइडेंटिटी शॉकिंग होती है। अगर जियान यहाँ मौजूद होता तो उसे तुरंत पहचान लेता। ये होंगजोंग था, सोलिटर लॉर्ड का डिसाइपल और जियान का सेकंड सीनियर ब्रदर। लेकिन अभी उसकी बॉडी को डेंस डेमोनिक इविल पैटर्न से ढक रखा था, जो कि धीरे धीरे उसके फ्लैश को इरोड कर रहे थे, जैसे जहर इसकी हड्डियों तक पहुंच चुका हो। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल खाली लाइफलेस होते हैं। कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस को क्यों सर्व कर रहा है। जब बाकी के 6 रियम से कनेक्शन टूट जाते हैं तो घोस्ट वर्ल्ड सच में डिस्पेयर में चला गया था। वो पैनी पैनी रूह को कपा देने वाली हवाएं ये पूरे सोलिटर डोमेन को एनगल्फ कर लेती हैं। जगह जगह से सुनाई देती हैं वो घोस्टली क्राइज। ये इविल आर्मी एक के बाद एक टेरिटरी को क्रश करती जा रही थी। हमारा सीधा ध्यान गया था एक मैसिव किले के ऊपर। ये फोर्ट्रेस ऐसी प्राकृतिक जगह बना हुआ था जहाँ से खुद को डिफेंड करना आसान था। वैली सोलिटर डोमेन की हेडक्वार्टर्स थे वो फाइनली डिफेंसिव लाइन। अभी इसकी दीवारों पे हैवी आर्मर्ड गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि देख रहे थे अपने सामने की वुमन को। वो कहती, इस हिसाब से फोर्ट्रेस लंबे समय तक नहीं टिकेगा। हम प्लेनर क्रैक्स को भी खो चुके हैं। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढह गया तो सोलिटर डोमेन की हेडक्वार्टर्स एक्सपोज हो जाएंगे। हमारे 1/3 पावर हाउसेस पहले से अपनी जान गंवा चुके हैं और टेरिटरी का आधा हिस्सा दुश्मन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जा चुका है। हम अगर चाहते हैं कि हमारा सोलिटर डोमेन एग्जिस्ट करे तो ये फोर्ट्रेस कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इस वुमन की खूबसूरती अलग ही स्तर पे होती है, लेकिन उसकी कलाई का वो स्पेशल ब्रेसलेट टूट चुका था। ये सबूत था काउंटलेस डेस्परेट बैटल्स का। और हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि हाउनियर थी, जान की सीनियर सिस्टर। हाउनियर पूछती है अभी हमारी कितनी स्ट्रेंथ रह गई है। आगे खड़ा गार्ड सर झुका के बोलता है 4 इनकारनेशन लेवल के एक्सपर्ट्स और 7 8 7 2 इमोर्टल्स। बाकी के लोग युद्ध के मैदान पे कुछ
कुछ बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इनमें पहला था वो बाइजी, पुराना सोल ईटर जनरल जिसकी कल्टीवेशन फर्स्ट रिइंकार्नेशन लेवल पे थी। फिर 2 सोल ईटर गार्डियंस थे, दोनों की रिइंकार्नेशन स्ट्रेंथ सेकंड लेवल पे। देन यू मिंगशुआन जो हाउनियर का हस्बैंड था, एक रिइंकार्नेशन पावर हाउस। वहीं पे हाउनियर खुद क्वाजी थर्ड रिइंकार्नेशन के पीक पे पहुंच चुकी थी। ये बची रहेगी आर्मीज को कमांड करती है। तभी अचानक से उसकी नजरें जाती हैं यू मिंगशुआन के ऊपर और वो स्माइल के साथ पूछती है, क्या तुम मुझे रिजाइन करते हो? मतलब क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? दोनों ही काफी पहले रियूनाइट हो चुके थे, लेकिन अब तक इनकी शादी नहीं हुई थी। इससे पहले वो खुशी आ पाती, इस युद्ध ने पहले दस्तक दे दी। यू मिंगशुआन हंस के बोलता है, कभी नहीं। अगर हम यहाँ पे मरते भी हैं तो हम साथ में मरेंगे। इस जिंदगी में तुम्हें पाना, अब मुझे मौत का भी कोई डर नहीं है। इन शब्दों को सुन के फोर्ट्रेस की दीवार पे खड़े बाकी के सोल्जर्स अपने हाथों को क्लेंच कर लेते हैं। ये धाड़ के बोलते हैं, हम कसम खाते हैं कि जब तक मौत नहीं आती हम लॉर्ड हाउनियर को फॉलो करेंगे। हाउनियर की नजरें भी पैनी हो गई थी। वो कहती दुश्मन अपनी असॉल्ट को रोक के रख रहा है, लगता है कुछ प्लान कर रहे हैं, हमें इनके ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना। तीनों आर्मी ब्रेक थ्रू पे ध्यान देंगी। अगर हम एक भी गैप को खोल पाए तो शायद विक्ट्री अब भी पॉसिबल है। तभी इस फोर्ट्रेस की बाहर अचानक से एक टेरिफाइंग इविल डेमोनिक फ्लक्चुएशन फैली थी और एक आवाज कहती, लॉर्ड हेरेटिक गॉड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका रिप्लाई आता है कि रिजेंटमेंट एम्परर, तुमसे बस एक किला भी संभाला नहीं जा रहा। ये सुन के उस मॉन्क का फिगर ट्रेम्बल हो गया था। वो कहता है, माय लॉर्ड, घोस्ट वर्ल्ड के डिफेंडर्स के पास डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं। इवन मेरी क्वाजी फोर्थ रिइंकार्नेशन स्ट्रेंथ भी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हमारे 8 हमले असफल हो चुके हैं। तभी वो पहली वाली आवाज थंडर की तरह गूंजती है जो कहती है, फोर्ट्रेस सोल्स, आओ बाहर आके अपनी मौत को स्वीकार करो। स्पेस में क्रैक बना था जिसमें से एंडलेस ब्लैक एनर्जी बाहर आई होती है। ये सोल ईटर डोमेन के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से ढक लेती है, लेकिन अभी किले के अंदर डर गायब हो चुका था। इनके सामने खड़ा होता है इस इन्वेजन का मास्टरमाइंड, वो 7th इविल गॉड का एनर्जी इनकारनेशन। हाउनियर कदम बढ़ा के बोलती है, अगर ऐसी बात है तो हम फाइट करेंगे अपने घर के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। हमारे घोस्ट वर्ल्ड में घुसपैठ करने वाले इविल क्रीचर्स को आज कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। उसकी सवाइट ने 10,000 दिलों के अंदर एक आग लगा दी होती है। आखिरकार इनके पीछे था इनका होमलैंड, इनकी जन्मभूमि। अगर इस समय किसी ने कदम पीछे लिए तो फिर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भले इस बैटल में ही एनाहिलेशन का सामना करें, लेकिन तब भी इन घुसपैठियों को खून की कीमत चुकानी होगी। सिनेमा फिर से एंडलेस फाइट टेरिटरी की तरफ ले जाते हैं। मिन हॉल की हेड सीट पे बैठा हुआ जियान इकट्ठे होने वाले एक्सपर्ट्स को कामली देखता है। वो बोलता है, एवरीवन, हमारी घोस्ट वर्ल्ड की इस एक्सपेडिशन का पर्पस ही क्लियर होगा, करेक्ट? चाहे उसका बोलने का अंदाज हो या फिर उसकी बॉडी। वो 9th रैंक एल्केमिस्ट का ऑरा नेचुरली बह रहा था। बस आधे दिन में 50 से ज्यादा रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स उसकी कॉल पे हाजिर हो गए होते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर अर्ली रिइंकार्नेशन स्टेजेस पे थे, लेकिन तब भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3rd या 4th स्टेज तक भी पहुंच चुके थे। और इनमें खास तौर पे 2 टेरिफाइंग फिगर्स थे, एक क्वाजी 5th रिइंकार्नेशन पे तो दूसरा ट्रू 5th रिइंकार्नेशन पे। इन दोनों को हम बोन एल्डर और कोल्ड ब्लडेड जनरल के नाम से जानते हैं। इंसानी दुनिया के अंदर दोनों ही लेजेंड्स थे, चाहे स्ट्रेंथ हो या फिर कैरेक्टर, इनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। वो बोन एल्डर और पेल चेहरे वाला जनरल एक दूसरे की आंखों में देख के हंस के बोलते हैं, ही हमें लॉर्ड जियान की इंटीग्रिटी पे पूरा भरोसा है। हम इस जर्नी में बस लॉर्ड शाओ की हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस को भी कीमत चुकाने पे मजबूर कर देंगे। हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड को ऐसे ही वॉलेट नहीं किया जा सकता। जियान के बगल से म्यूइंग आगे बढ़ती है। इस मोमेंट में उसने पहन रखा था एक सिल्वर बैटल आर्मर। एक्सप्रेशन किसी ट्रू वॉर गॉडेस की तरह सोलम होते हैं जो कि युद्ध की तैयारी में हो। वो कहती है, इस बार इकट्ठी होने वाली फोर्सेस के नंबर्स हजारों में हैं। इनमें आधे बिलोंग करते हैं एंडलेस फाइट टेरिटरी को, वही पे बाकी के लॉर्ड शाओ की रेपुटेशन से आए हैं। ये सारे एलीट फाइटर्स हैं। फिर वो कहती है, इनमें से ऑलमोस्ट 100 की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है रिइंकार्नेशन रियल में। ये सुन के जियान भौं से कोड़ लेता है। वो पूछता है, यिंग तुम क्या कर रही हो? याओजी की पावर को इनहेरिट करने के बाद म्यूइंग की स्ट्रेंथ ये बहुत तेजी से क्वाजी 3rd रिइंकार्नेशन स्टेज तक पहुंच चुकी थी। बट ये मिशन होता है बहुत ज्यादा डेंजरस। जियान नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके का रिस्क ले, बट तभी रिप्लाई करती है जूनर। वो बोलती है, ब्रदर जियान, ये मैटर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टर येनिन और यिंगिंग ये दोनों ही आपके साथ आएंगे, और हाँ, यिंगिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो। एंडलेस फायर टेरिटरी की आर्मी के अंदर उसकी अथॉरिटी मेरी और सिस्टर कारिन की अथॉरिटी से भी ऊपर है। जूनर यहाँ पे गलत नहीं बोल रही होती है। म्यूइंग के पास सच में बहुत शानदार कमांडिंग टैलेंट था। जियान भी कोई सोच के नोट करके कहता है, ठीक है। इस एक्सपेडिशन में मैं, यिंगिंग, येनिन, म्यूफिंग और शाओ
शाओ जीफन जाएंगे और साथ में शाओगी भी। बाकियों को पीछे रुके फायर टेरिटरी को गार्ड करना होगा। एक पल के बाद जियान निकालता है एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को, जिसे वो जूनर को हैंड ओवर करके बोलता है, जूनर ये है डिवाइन रूलर, अगर हमारी फायर टेरिटरी को कोई भी खतरा हो तो तुम इसका पूरा इस्तेमाल करना, कोई भी दया मत दिखाना। जूनर उसका मतलब समझ के नोट करती है। फिर जियान कहता है एवरीवन इट इज टाइम, चलो चलते हैं घोस्ट वर्ल्ड में। उसकी कमांड पे वो काउंटलेस फिगर्स मार्च करने लगते हैं स्पेशल पैसेज की तरफ, जो कि घोस्ट वर्ल्ड में लेके जाएगा। अभी पीछे रह गए फैंग बानर और बाकी के ऑफिशियल्स अपने सर को झुका के बोलते हैं, डोमेन लॉर्ड हम आपकी जीत की खबर का इंतजार करेंगे। ये एक्सपर्ट्स की मैसिव फॉर्मेशन टनल के अंदर चली गई थी। तुरंत ये सब संपर्क में आते उस ओवरवेलमिंग इविल एनर्जी के, लेकिन तभी जियान के शरीर से शावू के साउंड के साथ वो ऑरेंज गोल्ड फ्लेम इरप्ट होती है, जैसे कोई उगता हुआ सूरज। ये इस वर्ल्ड को चकाचौंध कर देती है। जियान कोल्ड साउंड करके बोलता है गेट लॉस्ट। होली फ्लेम के संपर्क में आने वाला इविल ऑरा ये चीजी सिजलिंग साउंड के साथ पीछे चला जाता है और आधे से ज्यादा तो प्योरीफाई हो गया था। जियान की रेपुटेशन को सुन के आने वाले एक्सपर्ट्स अभी ऑफ फील करते हैं। इनके हिसाब से लॉर्ड जियान की स्टैंड सच में उसे भी टेरिफाइंग है, जैसा इन सब ने रूमर्स में सुना था। अपने कदमों को बढ़ाने वाला जियान कोल्ड आवाज में बोलता है, हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो कोई खेलने का मैदान नहीं है, इसलिए क्रिटिकल मोमेंट्स में फेल मत होना, वरना मुझे रूथलेस बनने पे ब्लेम नहीं कर सकते। और जैसे ही मिशन सफल होता है मैं आप सबको जनरल से रिवॉर्ड करूंगा। वो एक्सपर्ट सर झुकाते हैं। एक 9th रैंक एल्केमिस्ट के प्रॉमिस के पीछे ये सच में अपनी जान की बाजी लगा सकते थे और ये वर्थ इट भी होता है। तभी जाने से मीफंग सामने पॉइंट करके बोलते हैं, वो क्या है। इस स्पेशल टनल के बिल्कुल किनारे पे दो डेड ग्रे वर्टिकल आंखें अपीयर होती हैं। बस इन्हें देखती लोगों की रूहें कांप गई थी। इन्हें वो टेरिफाइंग सेंस ऑफ वीकनेस महसूस होती है। वो बोन एल्डर भी अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, ये एक एक्स्ट्रा टेस्टल फॉर्मेशन है, द डिवाइन आई इविल फॉर्मेशन। ये अपने अंदर आने वाले स्पेस की हर एक चीज को मॉनिटर करती है। जान पूछता है कैसे तोड़ा जा सकता है। इसका रिप्लाई देता है वो कोल्ड ब्लडेड जनरल। वो कहता है हाँ। फिर उसकी हथेली भी एक चमकीला सा पहिया अपीयर हुआ था। नेक्स्ट मोमेंट में एक बैंग की आवाज गूंजी थी। वो दूर से इंडेस्ट्रक्टिबल दिखने वाली फॉर्मेशन इस व्हील के टकराने पे तुरंत ही क्रैक हो जाती है और वो जनरल कहता है एंट्रेंस खुल चुका है, लॉर्ड जियान प्लीज आगे बढ़िए। जियान ने भी नोट किया था और वो आर्मी को आगे ले जाने के लिए बोलने वाला था, लेकिन तभी होते उसका एक्सप्रेशन चेंज। वो कहता है नॉट गुड, हमारी मौजूदगी को डिटेक्ट कर लिया गया, क्योंकि अभी सामने का स्पेशल क्रैक वॉलेंटली क्लोज होने लगा था और इनमें से निकलता है वो टेरिफाइंग इविल ऑरा। ऐसे हालात में जियान तुरंत ही निर्णय लेता है। वो कहता है सोल ईटर रियल में बस हम तीनों जाएंगे। मीफंग तुम इन फोर्सेस को लेके ग्रेट 1000 गोस्ट रियम में जाओ और सीनियर शाओ जीफन आप प्लीज जाइए लीसोल डोमेन में। जैसे वो कमांड देता है मूव, उसकी आर्मी 3 फोर्सेस में बढ़ गई थी जो चार्ज करती है गोस्ट वर्ल्ड में। वो जानता था कि अगर भी हेस्टेट किया तो शायद गोस्ट वर्ल्ड के अंदर जाने का वो चांस हमेशा हमेशा के लिए खो दें। जियान के चेहरे पे जो ग्रेव एक्सप्रेशंस थे यूनियन उसे तुरंत ही नोटिस कर लेती है। वो पूछती है क्या हुआ। जियान बहुत हल्की आवाज में कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल बहुत अनईजी महसूस कर रहा है, जैसे कुछ गलत हो। कुछ पलों के बाद स्पेस स्टेबलाइज हुआ था, लेकिन म्यूइंग के एक्सप्रेशन ऐसे ही कोल्ड हो चुके थे। वो कहती हम एक आउट ऑफ बैटल फील्ड के पास आ चुके हैं। यहाँ पे एक मैसिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्मी स्टेशन करी गई है। हमारे अभी के नंबर्स को देखते हुए इनसे लंबे समय तक फाइट करना अच्छा नहीं होगा। हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा, लेकिन चीजें अक्सर वैसी होती नहीं है जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि इससे पहले हिल भी पाते आसमानों में से रंबलिंग आवाजों के साथ इविल क्लाउड्स रोल होते हैं। डिसेंड होता है वो कोल्ड किलिंग इंटेंट और एक थंडर्स आवाज कहती तीनों घुसपैठ ही है, ये हमारी टेरिटरी है, डाई। जब वो क्लाउड्स बीच में से फटते हैं इनमें से निकलता है एक फिगर। इस बंदे को देख के जियान की आंखें वॉलेंटली श्रिंक हो गई थी। उसकी आवाज कांपती है। वो कहता है सेकंड सीनियर ब्रदर। हालांकि वो इसे कभी पर्सनली पहले मिला नहीं होता, लेकिन सोल ईटर लीनियस से जो रिकॉर्ड्स और पोर्ट्रेट्स मिले होते हैं वो उसकी यादों की गहराई में छप चुके थे। इतने लंबे समय के बाद अब इन दोनों फेलो डिसाइपल्स का रीयूनियन हो रहा है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इतने ज्यादा घटिया हो सकते हैं किसी ने सोचा नहीं था। उन गोल गोल घूमने वाले इविल क्लाउड्स के बीच में उस फैमिलियर फिगर को देख के जियान का दिल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि उसे सीनियर ब्रदर होंगजोंग के अंदर कोई भी इमोशन फील नहीं होता, बस महसूस होती एंडलेस इविल पावर। उस काले रोव के अंदर वो डरावनी डेंस इविल एनर्जी लगातार बाहर आने की कोशिश करती है। फिर वो घने इविल पैटर्न्स ये उसके फ्लैश और ब्लड से बिल्कुल पैरासाइट्स की तरह चिपके हुए थे। अगर इन्हें होली फ्लेम से छुआ गया तो ये मार्किंग्स तुरंत ही डिवावर हो जाएंगी। उन रेंगती हुई लाइंस के बीच में होंगजोंग की बॉडी जैसे तैसे दिखाई दे रही थी। उसका
खून बन चुका था पिच ब्लैक। ये सबूत था कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल पावर से पूरी तरह से एरोड हो चुका है। जियान के टर्बुलेंट इमोशंस को महसूस करके येनिन बोलती है जियान काम डाउन, अब उसके अंदर कोई लाइफ फोर्स नहीं है, वो ऑलरेडी मर चुका है। इसे इविल रेस का डिमोनिक करप्शन कंट्रोल कर रहा है। यूनियन भी क्वाज़ी फिफ्थ रीइंकार्नेशन स्ट्रेंथ पे थी और जो परसेप्शन उसकी होली फ्लेम दे रही थी वो सच्चाई को एक बार में देख पाती है। होंगजोंग की वाइटलिटी बहुत पहले वैनिश हो चुकी है। वो इविल मार्किंग्स ऐसी चेन्स को बनाती हैं जो कि उसकी सोल से लिपटी थी। जब तक कोई गॉड लेवल का एग्जिस्टेंस बीच में नहीं आता तब तक इसे बचाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उस होंगजोंग के चेहरे पे दिखाई दी थी एक ट्विस्टेड स्माइल। इसमें कोई भावना, कोई जान पहचान नहीं थी, बस होता है वो पागलपन। वो इशारा करता है इन्हें कैप्चर कर लो, ये इविल गॉड को ऑफर किए जाएंगे। उसकी कमांड पे आसपास की इविल क्लाउड्स दहाड़ते हैं। इनमें से पावरफुल इविल किंग्स निकले थे। जियान फाइनली भरता है गहरी सांस को और कहता है चलो इसे मैं हैंडल करता हूँ। वो यिंग को साइड में पुश करता है। अभी म्यूइंग अपनी हुड को दांतों से दबा रही थी। वो इस क्रूशियल सीन में जियान को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो मंजर जिसमें एक भाई भाई से लड़ेगा, तभी वो 10-15 टेरिफाइंग इविल एनर्जीज बूम 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 की साउंड के साथ वर्ड को चीर के तीनों की तरफ बढ़ती हैं। पैर तो जियान के भी हिले थे। होली फ्लेम से वैंग बज बज की आवाजें गूंजती हैं। एक ही सिंगल स्टेप में सारी अटैकिंग इविल पावर जम जाती है। फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ के बिखर गई थी। इस पूरे प्लेनर क्रैक में भर जाता है वो डिस्ट्रक्टिव ऑरा। आसपास के वो इविल किंग्स जिनमें होंगजोंग भी था, इन सब के दिल में गहरा डर उठता है। तभी जियान की आंखों में दिखाई देती है हेजिटेशन। वो बोलते हैं अगर मैं इसकी इविल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो क्या इसकी सोल को सेव किया जा सकता है। येनिन और म्यूइंग दोनों अपने सर को हिलाते हैं क्योंकि अभी जियान के शब्द बिल्कुल बच्चों जैसे लग रहे थे। दोनों वुमन कहती है तुम उत्तर खुद जानते हो, ये करप्शन एब्सोल्यूट था। होंगजोंग अब जिंदा नहीं है। जियान की आंखों में रिग्रेट फ्लैश हुआ था। वो अपनी हथेली को उठा के बोलते सीनियर ब्रदर मुझे माफ करना। बस की वजह कंडेंस होती वो ऑरेंज गोल्ड फ्लेम। इसका वो शार्प और इंटेंस ऑरा अपने आसपास के स्पेस को अनाइलेट कर देता है और ये रोशनी चली जाती होंगजोंग की तरफ। रिप्लाई में होंगजोंग की बॉडी से वो इविल मार्किंग्स जिंदा सांपों की तरह दहाड़ती हैं। वो गुर्राता है मामूली इंसान, ये क्राउन ऑफ इविल तुझे डिवावर कर लेगा। लेकिन तभी वो बूम का साउंड गूंजा था। ऑरेंज होली फ्लेम ने सब कुछ निगल लिया होता है। आसपास के वो इविल एक्सपर्ट्स तुरंत ही अनाइलेट हो जाते हैं। सीक्रेट फ्लेम्स होंगजोंग की डिमोनिक बॉडी को तोड़ते हुए बस पीछे छोड़ती है उस फ्रैगमेंट सोल पावर को, क्योंकि अब बाहर का वो इविल शेल खत्म हो चुका था। होंगजोंग की सोल अपीयर होती है जो कि बनी होती पिच ब्लैक शैकल से। तभी उसकी सोल से कोई चीज सेपरेट हुई थी। हम जियान के सामने एक डेलिकेट बेल को अपीयर होते हुए देखते हैं। इस घंटी को देख के जियान का दिल दर्द से भर जाता है क्योंकि ये वही ब्लड रिवर बेल थी। ये घोस्ट वर्ल्ड का डिवाइन वेपन होंगजोंग की फाइनल कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व कर रहा था। होंगजोंग के फाइनल ट्रेस की आवाज सुनाई देती है कि जूनियर ब्रदर थैंक यू मुझे आजाद करने के लिए। लेकिन लगता है सच्चाई जियान को स्वीकार नहीं थी। वो पूछता है सीनियर ब्रदर कि सच में और कोई तरीका नहीं है। होंगजोंग जवाब देता है आई एम ऑलरेडी डेड, ये बस मेरी सोल का आखिरी हिस्सा है। लेकिन तब भी तुम्हारे ऐसे जूनियर ब्रदर का होना ये हमारे सोलिटेड डोमेन का प्राइड है। मैं इस टोकन को तुम्हारे हवाले करता हूँ। होली फ्लेम्स धीरे से उसकी सोल को ढकती हैं, फिर जेंटली बर्न होने लगी थी। सबसे पहले निकलती वो पेनफुल रोर्स की आवाजें जो कि सोल को बांधने वाली इविल चेन से आ रही थी। फिर वो सोल का ट्रेस भी प्योरीफाई हो जाता है। शायद होंगजोंग के लिए डिस्ट्रक्शन ही आजादी थी। जियान अपनी आंखें बंद करता है और जब ये दोबारा खुली थी इनमें भर गया था वो ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट। वो बोलता है चलो सोलिटर रियल्म चला जाए। लेकिन तब विचार से येन कहती है रुको। उसकी नजरें दूर के प्लेनर क्रैक के ऊपर टिक जाती हैं और उसे कुछ गलत महसूस हो रहा था। जियान भी मुड़ के पूछता है तुम्हें क्या मिला। येन सीरियसली जवाब देती है वहाँ की एनर्जी अब नॉर्मल है। इसके अंदर दो अलग तरीके की ऊर्जाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल ऑरा तो दूसरा घोस्ट वर्ल्ड की यिन एनर्जी भी है। लेकिन अगर हम तीनों अपनी पावर्स को भी मिला दें तब भी शायद इस क्रैक को खोल नहीं पाएंगे। वो फिर थोड़ा सा रुक के बोलती है वो घोस्टली ऑरा लगता है वो घोस्ट वर्ल्ड की सेंट्रल फोर्सेस के टॉप एक्सपर्ट्स का काम है। म्यूइंग भी भौं से गोड़ के कहती है लगता है इन लोगों ने इविल ऑरे को इसलिए सील किया होगा जैसे बाहर की तरफ फैल न सके। हाउएवर जियान से हिला के बोलता है ये कोई सेंस नहीं बना रहा। अगर इस घोस्ट वर्ल्ड के ऊपर हमला किया गया है तो इनका पहला काम होना चाहिए था बाकी की 6 दुनियाओं से हेल्प मांगना, बट ये एक्चुअली में खुद को सील कर रहे हैं। ये चीजें एबनॉर्मल है। इन शब्दों को सुन के म्यूइंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बोलती है तुम्हारा मतलब इन्हें फोर्स किया गया। ये रिप्लाई करती है मैं इसके बारे में सर्टन नहीं हूँ, लेकिन तब भी घोस्ट वर्ल्ड की सेंट्रल फोर्सेस हमें इनसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। जानवी से हिला के बोलता है सच्चाई चाहे कुछ भी हो हम उसके बारे में
सोल्टर रियम जाके पता लगा ही लेंगे। फिर तीनों ही फिगर्स टूटते हुए सितारों की तरह आगे बढ़े थे। जब वे अपने नीचे की डेवास्टेटेड सिटीज देखते हैं, इनके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। घोस्ट वर्ल्ड के सारे रीजन्स में जो सबसे ज्यादा सफर करने वाला था, वेल वो था लीसोल डोमेन। आखिरकार ये जगह लेजेंडरी एग्जिस्टेंस को रखती है। द लिल लॉर्ड, थंडर लॉर्ड एक ऐसी फिगर थी जिनका फेम अभी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड भूला नहीं है, और उन्हीं की वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल आर्मी ने अपनी मेजॉरिटी फोर्सेस को यहाँ पे स्टेशन किया था। वहीं पे सोलिटेड डोमेन होता है इनका सेकंड टारगेट। ये आर्मी जो कि पर्सनली 7th इविल गॉड और 7 आइड इविल स्पिरिट के द्वारा लीड करी जा रही थी। ये घोस्ट वर्ल्ड के ऊपर कयामत की तरह टूटती है। एक इविल गॉड, 2 हाफ इविल गॉड्स और 7 रेड किंग लेवल के एक्सपर्ट्स जिनके पीछे अनगिनत एलिट्स है। अगर इन्हें रोकने के लिए घोस्ट वर्ल्ड के वो हिडन एक्सपर्ट्स बाहर ना आए होते, जिसमें घोस्ट वर्ल्ड की सेंट्रल मिस्टीरियस फोर्सेस भी शामिल है, तो ये पूरा रेम ऑलरेडी इविल रेस का अड्डा बन चुका होता। सोलिटर लॉर्ड की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ से डर के वो 7th इविल गॉड, एक हाफ इविल गॉड और 2 रेड किंग पावर हाउसेस को भेजता है, और उनके पीछे मैसिव आर्मी थी। ऐसी फोर्स स्पेसिफिकली सोलिटर डोमेन को सप्रेस कर रही थी। अभी घोस्ट वर्ल्ड की बाकी की फोर्सेस फैल चुकी होती हैं, वॉर हर जगह पे थे, और सब ये भी समझते थे कि ये बस एक डिजास्टर नहीं है, बल्कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस के बीच में होने वाली उस एंशिएंट वॉर की पहली घंटी है। वो फर्स्ट ट्रू फ्रंटल वॉर। न जाने कितने बींग्स अंडरग्राउंड और पहाड़ों के अंदर छुप जाते हैं। इनमें से कुछ इंतजार कर रहे थे रेस्क्यू का, तो बाकी फाइनल रेजिस्टेंस की तैयारी में थे। अभी पूरा घोस्ट वर्ल्ड एंजाइटी की वजह से ट्रैम्बल हो रहा था। उस पहले प्लेनर क्रैक के मामले को सॉल्व करने के बाद जियान और दोनों वुमन बिल्कुल भी स्लो नहीं होते। इनकी डेस्टिनेशन थी सोलिटर डोमेन के हेडक्वार्टर्स। इन्हें रास्ते में कोई घोस्ट, कोई लिविंग बींग्स नहीं दिखाई दिए। क्या वो छिपे हुए या फिर खत्म हो चुके हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब चीजें जियान के हवा बिगाड़ती रहती हैं। सोलिटर लॉर्ड, जियान के कई सीनियर्स और फ्रेंड्स ये सब यहीं पे थे। अगर ये इलाका ढह गया तो इससे जियान को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। वो आगे इशारा करता है, वो सामने सोलिटर डोमेन का कोर फोर्ट्रेस है। वो सोलिटर फोर्ट्रेस आसपास की वर्ल्ड को सप्रेस करता है और गार्ड करता है पूरे हेडक्वार्टर्स को। इन्हें पास करके हम सेंट्रल डोमेन में पहुंच जाएंगे। जियान इसके बाद ऊपर देख के बोलता है, वंडर क्या टीचर और बाकी लोग सेफ होंगे। उसकी आंखों में चिंता फ्लिकर हो रही थी, बट अंदर ही अंदर से उसे और कुछ भी महसूस होता है। वो ग्रेट थाउजेंड पैलेस का ट्रेटर, क्या वो इस घुसपैठ से भी कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स यहाँ पे शाओ ज़ुआन की बात हो रही होती है, जो कि एक्चुअली में 5th इविल गॉड था। जियान की चिंताओं को मियोंग भी अच्छे से समझती थी। सोलिटर लॉर्ड जियान की बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। जब वो शुरुआत में यहाँ पे आया था तो उन्होंने जियान को पूरा गाइडेंस दिया, इसलिए ये जगह उसके लिए बहुत मीनिंगफुल है। खैर इस डिस्टॉर्टेड घोस्ट वर्ल्ड के अंदर समय जैसे अपने मतलब को खो देता हो। अच्छी बात यह कि जियान के पास प्रिसाइज स्पेशल कोऑर्डिनेट्स थे, जिसकी वजह से वो यहाँ भटकता नहीं है। बहुत जल्दी ने अपने सामने दिखाई देता है मैसिव कॉम्प्लेक्स। उस कोलोसल स्ट्रक्चर के आसपास कई पहाड़ और नदियां होती हैं। एक ह्यूज बैरियर जो कि हेवन और अर्थ की ग्रे एनर्जी से बना होता है। इसके अंदर की वो एंशिएंट ग्लूमी पावर ये सोलिटर डोमेन के हेडक्वार्टर्स को साइलेंट गार्डियन की तरह महसूस करवाता है। वो सामने का किला दसियों किलोमीटर तक फैला होगा, और एशियन टाइम से अब तक सोलिटर हेडक्वार्टर्स के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है। इस चीज को देख के जियान के चेहरे पर की स्माइल अपीयर होती है। दिमाग में फ्लैश होती है वो मेमोरीज, खासकर सोलिटर डोमेन की कमांडर, उसकी सीनियर सिस्टर हाउ नियर। जियान कहता है सोलिटर फोर्ट्रेस में वापस आ गया, लेकिन तभी अचानक से येनिन वहीं पे जम जाती है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे ही कोल्ड हो गए थे क्योंकि इस मोमेंट में उसकी होली फ्लेम बहुत ही वॉलेंट तरीके से रिएक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जियान के चेहरे से भी स्माइल बिल्कुल मिट चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इन्हें सामने के किले के ऊपर बैटल के निशान पहले ही दिखाई देते हैं। इसे ब्लैक एनर्जी के रिंग्स ने ढक रखा था, जैसे ये कोई केज हो। दीवारों के बाहर चर्न होते हो काले रंग के बादल। इनके अंदर टेरिफाइंग प्रेशर था, और जियान इसे तुरंत पहचान लेता है क्योंकि ये हो रहा था इविल गॉड लेवल के एग्जिस्टेंस का। उसका दिल अर्जेंसी से भर जाता है। फोर्ट्रेस के अंदर से भी थंडर्स हम की आवाजें गूंजती हैं। जब ध्यान उस किले के बाहर के बैटलफील्ड पे जाता है तो नीचे खून के तालाबों में वो फ्लाइंग बीस्ट पड़े होते हैं। इनके शरीरों में चिपटे होते हैं वो पैरासाइट्स, जो कि इनकी लाइफ फोर्स को डिवावर कर रहे थे। दोनों वुमन कोल्ड आवाज में कहती हैं, जियान दुश्मन। इनकी होली फ्लेम्स भी बजिंग की साउंड के साथ इंस्टिंक्चुअली इनके शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। जियान की आंखों में से रेडिएट होता है वो टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट। तीनों लाइटनिंग स्पीड से शूट हुए थे। वो दांती मीस के बोलते हैं, मूव, इन्हें बचाओ। और इस बार उन इविल कीड़ों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सामने का मंजर सच में दिल को दहला देने वाला था। सिटी वो से लटकी हुई
वो कॉर्प्सेस ये बयां करती कुछ समय पहले की ट्रेजिक बैटल को, जिसे एक बार देख के भूला नहीं जा सकता। हमारा फोकस फोर्ट्रेस के अंदर जाता है, जाके सीनियर जनरेशन के एक्सपर्ट सामने खड़ी वुमन से बोलते, माय लेडी आप प्लीज अपने कदम पीछे ले लीजिए। इनमें से किसी के भी चेहरे पे डर नहीं था, ये सब मरने को तैयार थे। लेकिन ये सुन के हाउनियर की एक्सप्लोरेशन डगमगाते हुए नहीं है, वो कदम बढ़ा के बोलती है हम अंत तक फाइट करेंगे, ये फोर्ट्रेस ढह नहीं सकता। हालांकि उसका शरीर कमजोर हो चुका था, कपड़े रंगे होते हैं खून के दागों से, बट तब भी अपने हाथ में मिस्टीरियस ब्लेड को टाइटली पकड़ती है। उसके चेहरे पे हल्की लेकिन रेजोल्यूट स्माइल थी, जो देखने में ट्रेजिक और ब्यूटीफुल लगती है। उसकी आंखों में थी वो डिटर्मिनेशन, जैसे वो किले के ऊपर मंडराने वाले काले बादलों में उस इविल प्रेजेंस से टकराने को तैयार हो। लेकिन सवाल यह कि क्या उस ओवरवेलिंग इविल पावर को हैंडल कर पाएगी जिसने पूरे घोस्ट वर्ल्ड को डेवास्टेट कर दिया है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट एपिसोड में इस बैटल को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे ऑफ कोर्स जन की एंट्री होने वाली है। फटेगा उसका भयानक गुस्सा, लेकिन क्या उस गुस्से से उस इविल गॉड को हराया जा सकता है? लेकिन शायद वो ट्रू इविल गॉड नहीं बल्कि उसका प्रोजेक्शन है। ऑफ कोर्स उसकी स्ट्रेंथ भी टेरिफाइंग होने वाली है। और जैसा कि इस एपिसोड में हमें सोल्जर लॉर्ड की कोई खबर नहीं मिली, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ट्रैप हो चुके हैं। अब एग्जैक्टली मैटर क्या है, चलो हम जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का आज इंतजार नहीं किया जा रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इसे न सिर्फ आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को देख पाओगे, बल्कि आपको एक स्पेशल बैच मिलेगा और आपके कमेंट्स भी सबसे ऊपर शो होंगे। वहीं पे जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, तो वो अपनी मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब की साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक तुम्हारे भाई का हो रहा है थोड़ा गला खराब, इसलिए मैं तो काढ़ा पीने जा रहा हूँ।